हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 7 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली रोहित शर्मा, रणवीर सिंह और हिमा दास के बाद एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर अब कौन अपॉइंट हुआ है? तो मैं आपको बता दूँ, मानुषी छिल्लर जी अब एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं। इससे पहले रोहित शर्मा, रणवीर सिंह और हिमा दास भी एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हो चुके हैं। मानुषी छिल्लर जी 2017 में मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। आप ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। जो एडिडास का हैशटैग होम टीम हीरो चैलेंज है उसको कुछ दिनों से ये प्रमोट कर रही थी। तो आप देखिएगा, हैशटैग होम टीम हीरो ये एडिडास का चैलेंज है, इसको मानुषी छिल्लर जी प्रमोट कर रही थी। अब ये एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर हो गई हैं। एडिडास आप सभी को ही पता है कि जर्मनी की ये एक फुटवेयर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसकी एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के दौरान इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर क्या रहा? तो देखिए, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 2018-19 में 5.8% रहा, जो पिछले ईयर के 6.1% से डिक्रीज़ हुआ है। यानी बेरोजगारी दर इंडिया में घटी है। जो आपका पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा जो है कंडक्ट करवाया गया था और ये जो रिपोर्ट बनी है इसको जारी किया है NSO यानी नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य करता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है इसके मिनिस्टर कौन है? तो प्रवीण श्रीवास्तव जी इसके मिनिस्टर हैं। यहाँ पर देखिएगा, रिसेंटली PLFS रिपोर्ट जारी की गई। इसमें इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जारी किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबर पार्टिसिपेशन रेट इस बार इंडिया में 37.5% है, जो लास्ट टाइम 36.9% था। और साथ ही आप देख लीजिए, वर्कर पार्टिसिपेशन रेट इस बार 35.3% है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिया है 7.7% इस बार के लिए और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिया है 5% इस बार के लिए। साथ ही साथ आप ये जरूर याद रखिएगा, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट ये आपका ज़रूरी है क्योंकि 18.6% रहा है, यानी फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है पिछली बार से। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत NSO नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जारी करता है। और ये सर्वे कंडक्ट कौन करता है? तो NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इस जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसको कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने रिसेंटली सभी न्यू स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी है जिनको बजट 2021 में अनाउंस किया गया था। ये रोक कब तक लगा दी गई है? तो मार्च 2021 यानी मार्च 2021 तक अब कोई भी नई स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी जो कि बजट 2020 में अनाउंस की गई थी। रिसेंटली बजट 2020-21 लाया गया था, इसमें कई सारी स्कीम अनाउंस की गई थी। हालांकि उनके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी गई है। अब इंडिया में अगले मतलब कि इस फिनंशियल ईयर पूरे मार्च 2021 तक सिर्फ 2 स्कीम रन करेंगी। एक होगा आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान और दूसरा होगा प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना। ये 2 स्कीम्स ही इंडिया में सब चलेंगी। क्यों? देखिए, रिसोर्सेज की कमी आ गई है कोरोना वायरस के कारण, तो आप इतना याद रखिएगा। इधर से सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को गाइडलाइंस दे दी हैं कि सभी माइग्रेंट वर्कर्स को आपको 15 दिनों के अंदर ही उनके राज्यों में पहुंचाना होगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFC वुमेंस एशिया कप 2022 की होस्टिंग राइट्स किस कंट्री को दी गई हैं? तो रिसेंटली इंडिया को AFC यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के वुमेंस एशिया कप 2022 के होस्टिंग राइट्स दे दिए गए हैं। यानी 2022 में अब इंडिया में AFC वुमेंस एशिया कप ऑर्गेनाइज होगा। इससे पहले आप सभी को पता है नेक्स्ट ईयर इंडिया FIFA अंडर-17 वुमेंस वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज करेगा, यानी 2021 में। जो आपका वुमेंस एशिया कप 2022 होना है, ये जो है क्वालिफाइंग मैच होगा एक तरह से किसके लिए? जो आपका 2023 में FIFA वुमेंस वर्ल्ड कप होना है उसके लिए ये क्वालिफाइंग मैच के तौर पे कार्य करेगा। इससे पहले इंडिया में वुमेंस एशिया कप कब ऑर्गेनाइज हुए थे? तो 1979 में ऑर्गेनाइज हुए थे, यानी 42 ईयर्स से पहले। तो आप इतना याद रखेंगे। इंडिया में जो आपके वुमेंस एशिया कप ऑर्गेनाइज होना है फुटबॉल का, इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? तो AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और प्रेसिडेंट आप याद रखिएगा प्रफुल्ल पटेल इसके प्रेसिडेंट हैं। तो AFC वुमेंस एशिया कप 2022 इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंबर नाया रिवर ये किस कंट्री में बहती है? जो आपकी अंबर नाया रिवर है ये रशिया में बहती है। इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि रशिया में लगभग 20,000
टन जो है डीजल इसमें फ्लो हो गया है बाई मिस्टेक। तो एक तरह से ऑयल स्पिल क्रिएट हो गए हैं, जिसकी वजह से कई सारे जीव जंतु मर गए हैं। तो इसलिए ये रिवर जो है चर्चा में है। तो इसको लेकर साइबेरिया में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, अंबर नाया रिवर रिसेंटली ऑयल स्पिलिंग की घटनाएं यहाँ पर देखी गई हैं। लगभग 20,000 लीटर डीजल इसमें बह गया है। आप देख सकते हैं रेड कलर की हो गई है नदी, जिसकी वजह से लगभग $3 ट्रिलियन का लॉस हुआ है बायोडाइवर्सिटी को। तो आप याद रखिएगा। बात करें अगर रशिया की, तो प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रशिया की जो करेंसी है उसको आप जरूर याद रखिएगा, रूबल कहते हैं रशिया की करेंसी को, और कैपिटल आप सभी को पता होगी, मॉस्को। तो ये आप अंबर नाया रिवर रसिया में फ्लो होती है, ऑयल स्पिलिंग के कारण न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्पंदन कैंपेन लॉन्च किया है अपने पुलिस पर्सनल्स के लिए? तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने अपने पुलिस पर्सनल्स के लिए स्पंदन कैंपेन लॉन्च किया है। पर्पज़ क्या है? जो मेंटल प्रेशर ये लोग झेल रहे हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं, उसके लिए कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे ताकि इनको इससे बाहर निकाला जा सके। और ये स्पंदन कैंपेन लॉन्च भी कब किया गया? जब 50 से ज़्यादा पुलिस वालों ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन कैंपेन लॉन्च किया ताकि पुलिस पर्सनल्स जो हैं उनको डिप्रेशन से बाहर लाया जा सके। तो आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन कैंपेन लॉन्च किया है पुलिस पर्सनल्स के लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो काफ़ी दिनों से चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके फर्स्ट सीएम अजीत जोगी जी का निधन हो गया है रिसेंटली। इसके अलावा आप सभी को पता होगा, सी घाट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था इसेंशियल कमोडिटीज़ की होम डिलीवरी के लिए। एक्चुअली ये सीजी घाट था, सीजी हाट, लेकिन याद करने में आसानी रहती है तो सी घाट करके न्यूज़पेपर में ही छपा था। तो आप याद रखिएगा, सी घाट मोबाइल ऐप। इसके अलावा आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी लॉन्च की गई थी। ये सब मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सीएम कौन है? भूपेश बघेल जी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं अनुसुईया यूके जी। चित्रकूट वाटरफॉल बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ का, जो इंद्रावती रिवर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2020 जिसे टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है, उसमें आपको बताना है एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया से कितने इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं। तो इंडिया से टोटल 100 में से 8 इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं। आप देखिएगा, एशिया के टॉप 100 इंस्टीट्यूट में इंडिया से 8 इंस्टीट्यूट शामिल हैं। जिसमें से टॉप किसने किया है इंडिया से? तो IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है इंडिया से। हालांकि एशिया में जो है इसकी रैंक क्या है? 36 है। आप इतना याद रखेंगे। जो 8 इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं इंडिया से, उसमें से 6 सिर्फ आपकी IIT हैं। जो आपका एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें टॉप प्लेस पे कौन सी रैंकिंग है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी, टी से इसकी स्पेलिंग शुरू होती है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ये चाइना में स्थित है। और सेकंड प्लेस पर भी चाइना की ही यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चाइना की यूनिवर्सिटी है। तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार। जो टाइम्स हायर एजुकेशन है ये ब्रिटिश फर्म है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन फॉरेस्ट डेवलपमेंट या नगर वन प्रोग्राम, इसको द्वारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। इसमें क्या होगा? जो आपकी डिग्रेडेड लैंड है अर्बन एरियाज़ में, वहाँ पर प्लांटेशन किया जाएगा। तो आप देखिएगा, टोटल 200 कॉरपोरेशंस को सिलेक्ट किया गया है जहाँ पर प्लांटेशन की एक्टिविटीज़ की जाएगी। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में लगभग 40 एकड़ का बंजर एरिया था, पुणे में था ये, उसका नाम था वाजरे, WAJRE, वाजरे अर्बन फॉरेस्ट। तो उसको इसी तरीके से डेवलप किया गया था। तो आप देखिएगा, 40 एकड़ का वाजरे अर्बन फॉरेस्ट महाराष्ट्र में स्थापित है, जिसको इसी तरीके से डेवलप किया गया था अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। तो रिसेंटली प्रकाश जावड़ेकर जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं, उन्होंने नगर वन प्रोग्राम या अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मेरा वेतन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू जी ने मेरा वेतन मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है अपने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, आप इतना याद रखिएगा। बात करें अगर जम्मू एंड कश्मीर की, तो देखिए 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मैंने अभी आपको बताया। और टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हालांकि हैं तो 24, लेकिन 4 हैं आपकी POK में। तो इस समय जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो मर्चेंट्स और इंडिया में MSEs यानी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए सॉफ्ट POS यानी सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली मास्टर कार्ड, एक्सिस बैंक और वर्ल्ड लाइन इंडिया ने मिलकर सॉफ्ट POS सोल्यूशन लॉन्च किया है माइक्रो मर्चेंट्स के लिए, यानी छोटे व्यापारियों के लिए, खुदरा व्यापारियों के लिए,
और एमएससीज के लिए यानी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। ये सॉफ्ट पीओएस होगा क्या? देखिए, इसमें किसी पॉइंट ऑफ सेल मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो छोटे दुकानदार हैं वो अपने मोबाइल को ही पीओएस में कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, सॉफ्ट पीओएस एक्सिस बैंक, मास्टर कार्ड और वर्ल्ड लाइन इंडिया की पहल है, आप इतना याद रखिएगा। बात करें अगर मास्टर कार्ड की, देखिए एक्सिस बैंक का हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं कई बार, इस समय बात करते हैं मास्टर कार्ड की। तो मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरु पैक्स ये एक डिवाइस है, इसको किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा डेवलप किया गया है ताकि पीपीई किट यूज़ करते हुए स्वेटिंग यानी पसीना कम आए? तो रिसेंटली सुमेरु पैक्स को डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। देखिए, पैक्स का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम। तो सुमेरु पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम को डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। जब आप पीपीई किट पहनेंगे यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट को पहनेंगे कोरोना वायरस से बचने के लिए, उस दौरान ये ऑल ओवर बॉडी में आपके एयर सर्कुलेशन करेगा ताकि आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम ना हो। 39 डिग्री तक अगर आप 4 घंटे या 3 घंटे पीपीई किट पहनते हैं तो आपको पसीने की प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है इस सुमेरु पैक्स डिवाइस के द्वारा। इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, आप इतना याद रखिएगा। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि पीपीई मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर बन गया है वर्ल्ड में। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है वर्ल्ड में पीपीई किट का यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट का। बात करते हैं डीआरडीओ की। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके चेयरपर्सन हैं। और कभी एग्जाम में पूछते हैं इसका मोटो, तो आप याद रखिएगा, बलस से मूलम विज्ञानम यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये है इसका मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव रंजन कुमार रिसेंटली केपीकेबी के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। आपको बताना है केपीकेबी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। केपीकेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार। अब आप जान सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। रिसेंटली राजीव रंजन कुमार को इसका सीईओ बनाया गया है केपीकेबी का यानी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार का। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और जो आपके राजीव रंजन कुमार हैं, इन्होंने जगह किसकी ली है? आरबी मीना की जगह ली है, आप देखिएगा। जो आपका केपीकेबी है ये 1963 में स्थापित किया गया था और ये इंडिया का लार्जेस्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप देखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन केपीकेबी के हैं परमेश्वर भागरी जी, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डीएलएफ यानी दिल्ली लैंड फिनांस लिमिटेड का नया चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है? तो नया चेयरपर्सन डीएलएफ का अपॉइंट किया गया है राजीव सिंह को। हालांकि इससे पहले जो थे जिनका इन्होंने जगह ली है जिनकी, वो केपी सिंह थे। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, कुशल पाल सिंह। अभी तक डीएलएफ के चेयरपर्सन थे, अब ये रिटायर हो गए हैं और राजीव सिंह ने इनकी जगह ले ली है। जो डीएलएफ है वो दिल्ली, इसका फुल फॉर्म है दिल्ली लैंड फिनांस लिमिटेड, गुड़गांव में स्थित एक रियल इस्टेट डेवलपर कंपनी है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके चेयरपर्सन मैंने अभी आपको बता दिया राजीव सिंह। लेकिन इसके फॉर्मर चेयरपर्सन का नाम आप जरूर याद रखिएगा, केपी सिंह यानी कुशल पाल सिंह। ये कभी भी एग्जाम में पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक्स मॉम प्लांटेशन ड्राइव या ऑपरेशन किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है? तो रिसेंटली थैंक्स मॉम प्लांटेशन ड्राइव को एमपी में स्टार्ट किया गया है। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो एक एक पेड़ लगाएंगे और उसका अपनी मदर के जैसा यानी मॉम के जैसा ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसका नाम है थैंक्स मॉम प्लांटेशन ड्राइव। एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट कर दिया है। देखिए, एमपी इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने दीदी व्हीकल सर्विस लॉन्च की थी। क्यों? जो प्रेग्नेंट ट्रैवल वुमेन्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा एमपी पुलिस ने चरण पादुका कैंपेन लॉन्च किया था माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो इसलिए भी एमपी चर्चा में था। एमपी के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान एमपी के सीएम हैं। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं एमपी के। एमपी का इस समय नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत चर्चा में है क्योंकि नामीबिया से 2 चीते लाए जा रहे हैं और उनको नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाएगा, आप देखिएगा। इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व हुआ या फिर बाकी सारे आपके टाइगर रिजर्व हैं, जैसे आपका पेंच टाइगर रिजर्व हुआ, ये सारे एमपी के हैं। तो पेंच यहाँ पर है महाराष्ट्र एमपी के बॉर्डर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 5 जून को यानी इन्वायरमेंट डे वाले दिन हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव लॉन्च किया है। पर्पज़ क्या है? देखिए, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज एक साथ आएंगी और इंडिया का जो एनर्जी का फ्यूचर है उसको बेहतर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे कार्य करेंगी। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है हैशटैग आई कमिट, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज दोनों कमिटमेंट दिखाएंगी इसमें। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो जो ये इनिशिएटिव है हैशटैग आई कमिट, इसको एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
यानी EESL द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप देखिएगा 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था राकेश सिंह जो मिनिस्टर हैं पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, इन्होंने पैन इंडिया रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो ये भी मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रोमानिया में इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो रोमानिया में इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है राहुल श्रीवास्तव जी को। आप देखिएगा रोमानिया में ये इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बन गए हैं। इसके अलावा ये चारों नाम इंपॉर्टेंट हैं। राजीव तोपने जी, ये वर्ल्ड बैंक में जो इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अपर्णा सुब्रमणी जी, ये उनके सीनियर एडवाइज़र नियुक्त हुए हैं, राजीव तोपने जी। तो वर्ल्ड बैंक में इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइज़र नियुक्त हुए हैं राजीव तोपने जी। जो ब्रजेंद्र नवनीत जी हैं, ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के परमानेंट एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं 3 वर्ष के लिए। और सुशील कुमार सिंघल जी, ये जो है आपके न्यू पपुआ गिनी में इंडिया के हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा 2-3 नाम और फेमस हैं, जैसे रवीश कुमार, ये फिनलैंड में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। सीबी जॉर्ज कुवैत में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। और गायत्री कुमार, ये UK में इंडिया की हाई कमिश्नर अपॉइंट हुई हैं। ये सारे मैं आपको फैक्ट पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतम सिंह, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है ये किस इंस्टीट्यूट के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं? तो इससे पहले ये IIM लखनऊ के डायरेक्टर रह चुके हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया है। और देखिए मैं आपको बता दूँ, ये एक मैनेजमेंट गुरु और पद्मश्री अवार्डी थे, यानी पद्मश्री अवार्ड भी इनको प्राप्त हो चुका था। और ये एक मैनेजमेंट गुरु थे, आप इन्हें रखिएगा। और मैनेजमेंट गुरु होना लाजमी है क्योंकि इन्होंने IIM लखनऊ में डायरेक्टर की पोस्ट ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मई 2020 को इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? तो 29 मई यानी 29 मई को इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व था $493.48 बिलियन। ये अब तक का हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है RBI के अंतर्गत, याद रखिएगा आप। तो रिसेंटली $3 बिलियन बढ़ गया था लास्ट वीक से और हो गया था ये $493.48 बिलियन। आप इतना याद रखिएगा। तो RBI जो है फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करता है इंडिया का, और ये मैंडेटरी है कि कम से कम 10 माह के यानी 10 मंथ्स के इंपोर्ट के लिए इसके पास फॉरेक्स रिजर्व होनी ही चाहिए। हालांकि ये तो काफ़ी ज़्यादा है इस समय, $493 बिलियन के आसपास। तो आप याद रखिएगा, आज जो आपका फॉरेक्स रिजर्व होता है इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका गोल्ड, उसके बाद होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, तीसरा होता है SDR स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, और चौथा होता है आपका रिजर्व ट्रांच पोजीशन। ये 4 पार्ट होते हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के, इनको RBI मेंटेन करता है। और कल ही मैंने आपको बताया था रिमोट एरियाज़ में POS स्थापित करने के लिए RBI ने PIDF फंड बनाया था 250 करोड़ के इनिशियल कॉर्पस के अनुसार। PIDF का फुल फॉर्म क्या मैंने आपको बताया था? तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये RBI द्वारा स्थापित किया गया है रिमोट एरियाज़ में POS फैसिलिटी डेवलप करने के लिए। स्टार्टिंग की जो इनिशियल कैपिटल है इसकी वो 250 करोड़ है, लेकिन फ्यूचर में इसको 500 करोड़ किया जाएगा, आप इतना अभी याद रखिएगा। बात करें अगर RBI की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में 1937 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था मुंबई में, आप इतना याद रखिएगा। 1949 में RBI का नेशनलाइजेशन हो गया था। उसी दौरान बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ RBI के फर्स्ट गवर्नर थे। RBI के फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। वर्तमान में जो RBI के गवर्नर हैं वो 25th गवर्नर हैं, कौन? शक्तिकांत दास जी। आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा कभी भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो RBI एक्ट के किस शेड्यूल में रजिस्टर्ड होती हैं? तो आप देखिएगा 2nd शेड्यूल में रजिस्टर्ड होती हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ये आज की वीडियो, जो पुराने वीडियो थे उनके क्वेश्चन थे, आप सभी ने इनका जवाब सही दिया था, और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी लोग इनका जवाब सही देंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।